दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉन सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा चलेगा आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि पेज नंबर 86 से लेकर 122 तक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में एक से अधिक एक्सरसाइज होता है, तो इसीलिए पूरा देखिएगा, तभी आपका सारा सही से कंप्लीट हो पाएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। तो पहला आधुनिक भारत जो शुरू होता है वो मुगल काल का पतन होना शुरू होता है, अंग्रेज आना शुरू करता है, उसी तरह से आधुनिक भारत भी हो जाता है, ठीक ना। तो वही जो पहला एक्सरसाइज है इसमें मुगल साम्राज्य का पतन दिया गया है, किस प्रकार से पतन हुआ। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था 1707 को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? उसका 3 पुत्र था, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया था, बहादुर शाह के नाम से। और जजाऊ के युद्ध में आजम और बीजापुर के युद्ध में कमबख्श को मार डाला था और दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक रहा। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था। 65 वर्ष की आयु में उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहू संभाजी का पुत्र जो था संभाजी का पुत्र था को मुगल कैद से आज़ाद किया। इसको फिर से रिपीट करते हैं। मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया तथा मराठा का जो नेता था साहू, जो कि संभाजी का पुत्र था, उसको मुगल कैद से आज़ाद करवाया। साहू को किसने कैद किया था? तो वो औरंगजेब ने किया था। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया हुआ था। इतिहासकार खाकी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता था। उसके बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक 1 साल तक रहा था। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपने वजीर नियुक्त किया था। और उसे अपना वजीर, जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। यहाँ पे 2 नाम है, एक राजा जय सिंह जिन्हें मालवा का सूबेदार और अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। जहांदार शाह जजिया बंद कर दिया। वो अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित थी। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधु की सहायता से 1713 में जहांदार शाह का हत्या कर दिया। सैयद बंधु का हेल्प लेकर फर्रुखसियर जो था वो जहांदार शाह का हत्या कर दिया। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। ये प्रश्न कई बार आता है। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। इसके बाद आता है फर्रुखसियर। 1713 से लेकर 1719 6 साल तक रहा। फर्रुखसियर को सैयद बंधु, जो कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे, इसके सहयोग से सिंहासन मिला था और वे निर्माता यानी किंग मेकर कहलाए। मुगल काल में, मतलब इतिहास में मुगल टाइम में किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो ये सैयद बंधु थे, जिनमें नाम था इनका अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इसके आगे जो 3-4 शासक बनेगा वो इन्हीं के इशारे पर बनेगा, यानी कहा जाता है कि उस टाइम के शासक जो थे इसका कठपुतली थे। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर को फांसी के टाइम में मुगल शासक कौन था? तो वो फर्रुखसियर। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था। हैमिल्टन
उसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मेगना कार्टा किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने 1717 में। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। फिर से रिपीट करते हैं इसको। फर्रुखसियर चाहता था कि सैयद बंधु से वो मुक्त हो जाए, लेकिन सैयद बंधु पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मिलकर दिल्ली संधि किया और फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसको मरवा दिया, हत्या करवा दिया। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया। रफ़ी उद दरजात को यह सबसे कम समय तक यानी 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक रहा। यह शासन मतलब सबसे कम टाइम तक मुग़ल बादशाह रहा था। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद्दौला शाहजहाँ द्वितीय जिसका नाम था, वो उस मतलब गद्दी पर बैठा मुग़ल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक था। मतलब 5-6 महीने में हट जा रहा था। उतना भी नहीं, फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। किस मुग़ल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर। इसके बाद है मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तर भी था। 1719 से लेकर 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। 1720 में जजिया कर को वो समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधु का हत्या करवा दिया। किसने? निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु का हत्या करवा दिया 1722 में। निज़ामुल मुल्क चिनकिलिज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफाजाही वंश की नींव डाली। निज़ामुल मुल्क चिनकिलिज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफजाही वंश को नींव डाला, तो वहाँ पे नींव डाला, नया सम्राट बनाया। इसी के काल में अवध में शहादत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा में वंदन सिंह, गंगा जमुना दोआब में रुहेल तथा फरक्काबाद में बंगश वंश ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली थी। मतलब बड़ा सम्राट हटा तो छोटे छोटे सम्राट जो थे, छोटा छोटा साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे बनकर निकलने लगा। 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जो कि फारस का शासक था, ने भारत पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नादिर शाह कहाँ का था? फारस का शासक था। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। करनाल हरियाणा में है, जहाँ की कल्पना चावला है, और 13 फरवरी को मनाते हैं रेडियो दिवस। तो रेडियो दिवस के दिन 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह को वो पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सादत खां ने आत्महत्या कर ली। मतलब जो उस्काया था, बुलाया था, उससे जब धन मांगा गया तो वो आत्महत्या ही कर लिया। नादिर मतलब डर था उसका, क्योंकि काफ़ी क्रूरतापूर्वक मारता था वो। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा जो है वो भी वो फारस ले गया। तो भारत से तख्ते ताउस कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। नादिर शाह, और कोहिनूर हीरा भी ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता है। किस मुग़ल शासक को रंगीला कहा गया था? तो मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह। इसके बाद अहमद शाह आता है। अहमद शाह 1748 से लेकर 54 तक। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है अफगानिस्तान में, ये भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह के समय में अब्दाली, अहमद शाह अलग है, अहमद शाह अब्दाली अलग है। अहमद शाह के समय में अब्दाली ने 5 बार 1748 से लेकर 54 के बीच में 5 बार आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर भारत पर 7 बार आक्रमण किया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। आगे आलमगीर द्वितीय।
1754 से लेकर 59। वाजिर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। आगे शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उसने अंग्रेजों से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। किसने? अंग्रेजों ने, बक्सर के युद्ध में। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। उस टाइम में रॉबर्ट क्लाइव था, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से लेकर 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था। मराठा सरदार महादजी सिंधिया, मराठा सरकार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर से शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। किसने? महादजी सिंधिया ने। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो डेट याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और आपका यहाँ पे काम है कमेंट बॉक्स में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पानीपत युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था लिख दीजिएगा। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था। अली गौहर। उस समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में उसने राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। ये प्रश्न तो कई बार आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1858 तक। यह अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। बहादुर शाह जफर जो कहते हैं, जफर। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून, जो कि म्यांमार है, वहां पर भेज दिया। वहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न आता है कि जो किस मुगल शासक का मृत्यु वहां पे हुआ? म्यांमार में, रंगून में हुआ। तो ये कौन है? बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय याद रखिएगा 1862 में हुआ था। प्रश्न इसे कई आते हैं। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है दूसरा, यह है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, यानी 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। ठीक है ना। उसके आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। जैसे कंपनी और आगमन की बात करें तो पुर्तगाली सबसे पहले आया था 1498 में। जो हम लोग पढ़ते हैं भारत का खोज किया था, तो वही पुर्तगाली 1498 में। याद रखिएगा भारत का खोज उसने किया नहीं था, भारत का समुद्री रास्ता का खोज किया था कि भारत तक कैसे पहुँचे। ठीक ना। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 में, अंग्रेज 1600, डच आया 1602 में, फिर डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश सबसे लास्ट में 1631। एक बार रिपीट कर लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, उसके बाद डच, फिर डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। पुर्तगाली दिया गया है पहला। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी केरल बंदरगाह पर उतरा था। वहां पर हिंदू शासक जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जैमोरिन वहां पे क्षत्रिय शासक था, वो उसका स्वागत किया था। प्रश्न आता है कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा, केरल पहुंचा, तो उसका स्वागत किसने किया? जैमोरिन ने किया था। जैमोरिन ने किया था। कालीकट 1498 याद रखिएगा 17 मई। पेड्रो एल्वारेज केब्राल
ये दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया था। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। एक बार तो चला गया था, उसको फायदा हुआ खूब, तो फिर से भारत आया था। वास्को डी गामा, माफ़ कीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि 1505 से लेकर 1509 तक रहा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आया था। उसने भारत में शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि जैसे पुर्तगाली क्या था, उस रास्ते का खोज किया था, तो ये चाहता था कि इस रास्ते से और कोई ना आए, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, या कुछ ऐसा नीति बनाया था, इस पे मेरा अधिकार है, ठीक ना। तो यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। जो किसने बनाया था, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क याद रखिएगा, 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया था। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न आता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। 1510 में यूसुफ आदिल शाह जो कि वहाँ का शासक था, उससे क्या किया था, वो गोवा छीन लिया था। अल्बुकर्क जो है 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। जो पहले कोचीन राजधानी था, अब राजधानी क्या हो गया था, गोवा हो गया था। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुबली और पुर्तगाली बस्तियां स्थापित किया। उसने 1534 ईस्वी में वेसिन पर और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। सही है। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आया था। पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। वो जो रास्ता था उसको नाम दिया एस्तादो द इंडिया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के हेल्प से गोवा में स्थापित हुआ 1556। उन्होंने कार्ट्स अरमेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गौथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चिन जो कि केरल में है अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया। यानी पहला फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कब लगाया, 1503 में कोच्चिन में। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। मतलब तंबाकू का खेती भारत में पहली बार किसने किया, पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली ने तंबाकू का खेती। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया। यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में। 1961 पुर्तगाल हो गया। इसके बाद आया था डच। हॉलैंड का ही नाम था उस टाइम में डच। डच संसद द्वारा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कार्नेलियन हॉटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी भारत में पहुंचा था, यानी पूर्वी जगत में पहुंचा था। पूरा मतलब जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब पूरा पूर्वी की तरफ ये पहला आया था। सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया के आसपास, सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ उन्होंने संधि की। डच नौसेना नायक वादेर हैंग ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना और पेत्तोपोली जो कि निजामपट्टनम में है, इसमें दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुल्लीकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, कड़िकल में 1645, चिनसुरा में 1653 और कोच्चिन में 1663 में फैक्ट्री लगाया। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला या चिनसुरा यानी हुबली में डच किले को
गुस्ताबुस पोर्ट कहा जाता था। गुस्ताबुस पोर्ट। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर में स्थानांतरित कर दिया गया। बालासोर। डचों ने पुलिकट, जो कि उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पगोडा का प्रचलन करवाया। पगोडा का। आगे 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा, जो कि पश्चिम बंगाल में था, युद्ध में पराजित कर दिया और भारत में उनकी गतिविधि समाप्त कर दिया। 1759 में अंग्रेज ने डच को हरा दिया। फिर आता है अंग्रेज। अंग्रेजों ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों की एक समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया का स्थापना किया। इतना बड़ा कंपनी का नाम था, पर सीधा समझिए अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना 1599 में हुआ। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। 15 वर्ष के लिए। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। ये प्रश्न याद रखिएगा कि कौन पहले आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। वहाँ उसने बादशाह से पारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। जहांगीर खुश हो गया कि वो कोई फारसी में बात किया और 400 का मनसब एक पोस्ट होता था, 400 का, 600 का, 800 का। तो 800 का पोस्ट हो गया कि जो राजा के साथ ही बैठेगा, ठीक ना, ऐसा होता था। तो 400 का मनसब उसको पोस्ट दिया और साथ ही इंग्लिश खां का उपाधि भी दिया। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 में मुसुलीपट्टनम में स्थापित किया। 1611 में कैप्टन मिडनटल ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था। 1611 में कैप्टन मिडनटन ने। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की थी। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ब्रिटेन के राजा जो जेम्स प्रथम का दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में वो उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। बालासोर और हरिहरपुरा में 1633 में स्थापित किया। ये सेट होगा। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्रस्ताव किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज की। 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में ले लिया। मतलब पूरा बम्बई जो था वो दहेज में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 रुपया वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गया था। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज एक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। कौन? जेराल्ड ओंगियर। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते थे। निशान। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले में उन्हें गांवों के मालिक को 1200 रुपया देना पड़ता था। जॉब चॉर्नोक ने
बंगाल के इन तीनों गांव को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का नींव डाला तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था, जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? सर चार्ल्स आयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का स्थापना किसने किया? जॉर्ज चार्नोक ने, जिसने सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिला के कोलकाता प्रेसिडेंट, मतलब जो कोलकाता का बना दिया उसको। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहे। 1774 से लेकर 1911 तक, उसी के बाद फिर भारत की राजधानी दिल्ली हुआ। अब यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का प्रथम फैक्ट्री, ऊपर पढ़े थे कि जो कैसे कंपनी भारत आया, ठीक ना, आगमन। यहाँ पे फैक्ट्री कौन पहले लगाया? तो पहले लगाया पुर्तगाली 1503 में कोचीन केरल में, फिर आया डच 1605 में मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज लगाया 1611 में मसूलीपट्टनम में, डेनिश 1620 में ट्रवनकोर, और फ्रांसीसी सूरत में गुजरात में 1668। रिपीट कर लेते हैं। पुर्तगाली कोचीन 1503 में, डच मसूलीपट्टनम 1605, अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611, डेनिश ट्रैवनकोर तंजौर 1620 में, और फ्रांसीसी सूरत गुजरात में 1668 में। अब अंग्रेज हो गया। अब आगे है फ्रांसिस। फ्रांस के सम्राट लुई 14 नंबर का था ये, के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटेंस कहा गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस हम लोग कहते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किया। उसकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, फ्रैंको कैरो ने किया। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने वालिंकोडागपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुद्दुचेरी जो है नामक एक गाँव प्राप्त किया, पुद्दुचेरी, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पुद्दुचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पुद्दुचेरी जो था वह पुनः फ्रांसिस को मिल गया। बंगाल के मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में था, बंगाल का मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में था। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारीकाल पर अधिकार कर लिया। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कहा गया कर्नाटक युद्ध। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों का जीत हुआ था। यहाँ पे जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद कर लेते हैं इसको। पहला कर्नाटक युद्ध 46 में हुआ था, 46 से 48 के बीच। इसमें कौन सा संधि हुआ था? एला सापेल का संधि, फ्रांसिस इसमें जीत गया था। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 तक, जिसमें पुद्दुचेरी की संधि हुई थी। अंग्रेज का प्रभाव इसमें अधिक रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें पेरिस संधि हुआ। वांडीवास का युद्ध यही था, जिसमें पराजित हो गया अच्छी तरह से फ्रांसिस 1756 में। एक बार फिर से याद करते हैं इसको। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746, इसमें एला सापेल का दर्रा, एला सापेल का संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में, 50 से 1 साल पहले 1749, पुद्दुचेरी का संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस का संधि हुआ 1756 में। पहला में फ्रांसिस जीता, दूसरे में प्रभाव रहा अंग्रेजों का, और तीसरे में वो हार ही गया। आगे एक्सरसाइज है नवीन सत्तानीय राज्य, जो नया नया उस टाइम में मतलब राज्य बना था अंग्रेजों के आने से पहले थोड़ा, तो वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो पेशवा शक्ति का विकास उस टाइम में हुआ था, जिसमें पहला शासक है बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720। ये चित्त पावन वंशीय ब्राह्मण थे, जो 1713 में साहू के पेशवा बने थे। इन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। फर्रुखसियर को हटाने में पड़े थे कि उसको अंधा करके उसका हत्या कर दिया था। आगे बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। इसे मराठा परिसंघ की स्थापना की थी। इसने होलकर यानी इंदौर, सिंधिया यानी ग्वालियर, गायकवाड़ यानी बड़ौदा और भोंसले यानी नागपुर उसमें शामिल है।
यह पूना में अपना पहला केंद्र बनाया। 1728 में बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के बीच पालखेड़ा के युद्ध हुआ, जिसमें मराठा जीत गया और निज़ाम उल मुल्क जो था वो हार गया था। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव 1774 से लेकर 61 तक, 21 वर्ष तक। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ली थी और पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था और अब्दुल जो था अहमद शाह अब्दाली, उससे वो हार गया था। 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था पानीपत का तीसरा लड़ाई। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सके और 1761 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ पूरी तरह से समाप्त हो गया। यहाँ पे कुछ युद्ध के बारे में दिया है। आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, यहाँ पे आंग्ल मतलब हो गया कि अंग्रेज और मराठा तो मराठा हुआ, ठीक ना। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक चला था, 1775 से लेकर 82 तक, जिसमें संधि कौन सा, प्रारंभ किससे हुआ था? सूरत की संधि से और ख़त्म हुआ सालाबाई की संधि से, ठीक ना। इस टाइम में जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय हुआ 1803 में, ये शुरू हुआ वासिन की संधि से और ख़त्म हुआ राजघाट की संधि पर, जॉर्ज वार्लो था। और तृतीय में तो हार ही गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग अपना खत्म कर दिया। अब है अवध के बारे में। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने का कारण बफर राज्य कहा जाता है। दोनों के बीच में था, अवध और अंग्रेजों के बीच में, मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच में, इसलिए उसको बफर राज्य कहा जाया था। शहादत खां या बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 में स्वतंत्र घोषित किया था। 1722 में शहादत खां के बाद सफदरजंग यानी अब्दुल मसूर खां अवध का नवाब बना और फिर उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। 1754 से लेकर 75 के बीच शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ 1713 में बनारस का संधि किया था। 1775 में अवध के नवाब आसफउद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेजों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। अवध मिल गया। आगे है मैसूर। हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डांडी गुल के किले का फैजादार बना तथा 1761 में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसमें अंग्रेजों को हराया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। आगे टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। टीपू सुल्तान जो था वो पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई बनाई और नवीन सावंत का भी प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उसे श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन भी दिया था टीपू सुल्तान ने। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जोकोवियन क्लब का स्थापना किया था, जिसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। सही है। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया। नौसेना बोर्ड। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपया देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। फिर होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू से मारा जाता है। अंग्रेजों ने वांडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज के बेलोजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई
और ये जो टीपू सुल्तान थे, इन्हें अभी जो ब्रह्मोस या ये सब सुनते हैं ना, उसका जनक कहा जाता है, क्योंकि वो उस टाइम में इस टाइप का जो रॉकेट होता है ना, उसको बनाया करते थे। हालांकि इसका जिक्र नहीं है इसमें। आगे आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम शासक उस टाइम में हैदर अली थे। अंग्रेज के गवर्नर थे वारेन वेडेलस्ट। मद्रास की संधि और परिणाम हुआ अंग्रेज इसमें पराजित हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर द्वितीय हुआ हैदर अली, टीपू सुल्तान था वारेन हेस्टिंग के टाइम में। मंगलोर का संधि हुआ, हैदर अली से मारा गया था हैदर अली। तृतीय में टीपू सुल्तान हार गया था, तभी उसके दोनों बेटे को वो कब्जा किया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फिर चतुर्थ हुआ, इसमें टीपू सुल्तान ही मारा गया लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में, टीपू की मृत्यु ही हो गया, सहायक संधि हुआ था। आगे है पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। उसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। किसने? बंदा बहादुर ने। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर का हत्या कर दिया गया था। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा का स्थापना हुआ। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसाल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किसको? सुकरचकिया मिसल को, सुकरचकिया मिसल। फिर आते हैं महाराज रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। उसके पिता महासिंह थे। महासिंह रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन के थे, सुकरचकिया मिसल के। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपना राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर, अफगान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था। फैज़-ए-आइन रंजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला था, तोप निर्माण का। रंजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाता थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए, नानक शाही सिक्के। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी का क्रम खरग सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह रहा। यहाँ पे आंग्ल सिख है, तो आंग्ल मतलब वही अंग्रेज है, और सिख है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में। सिख शासक दिलीप सिंह थे। लॉर्ड हार्डिंज इस टाइम में गवर्नर था। लाहौर का संधि हुआ। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, दिलीप सिंह थे इस टाइम, ये सब था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में अमृतसर का संधि हुआ। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया। दिलीप सिंह से हीरा ले लिया लॉर्ड डलहौजी और ब्रिटिश क्राउन में लगा दिया। उसके आगे रामनगर का युद्ध हुआ 1848 में। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 में। गुजरात का युद्ध हुआ था 1849 में ही। फिर है बंगाल। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने किया था। स्वतंत्र बंगाल का स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खान ने किया था। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दौला 17 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का जो कासिम बाजार था उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वरग्रस्त यानी पुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1776 को काल कोठरी दुर्घटना हुई, जिसमें 176 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उसमें से मात्र 23 जीवित बचे, यानी टोटल 123 जो था वो मर गया था। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज और नवाब के बीच अलीनगर का संधि हुआ था। फिर होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के बाएं किनारे में अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व क्लाइव किया था। नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया था। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने ही सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। फिर आता है मीर जाफर। सिराजुद्दौला का मृत्यु मीर जाफर से भी करवा दिया था। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद
क्लाइव ने 30 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। कौन? मीर जाफर। चूंकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेज क्या किया, उसको पुनः हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम आता है 1760 से लेकर 65 तक, 5 साल। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल के दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेजों ने इसे अपना विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। मतलब ये लगा कि हम ही इसको राजा बनाए और हमसे ही ये कर रहा। तो उसने जुलाई को मीर जाफर को फिर से हटा दिया, मतलब कासिम को हटा दिया और मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया 1763 में। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ शरण लिया। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला से सुजाउद्दौला कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सुजाउद्दौला अवध का था, सिराजुद्दौला बंगाल का था और वो मर गया है अभी सिराजुद्दौला, ठीक ना। सुजाउद्दौला की बात हो रही है अभी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना था। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि किया था। शाह आलम से पढ़े हुए थे ये। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुआ। लियोकार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। लियोकार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्य को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताव राय, बंगाल में मोहम्मद राजा खान और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया था। अंततः अंग्रेजों ने नवाब सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलन का जन्म हुआ, जो इस प्रकार है। पहला है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 जुलाई 1772 को हुबली जिला में राधानगर में हुआ था। हुबली जिले में राधानगर में। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार तुहफात उल मुबाहिद्दीन नामक पुस्तक लिखा था। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा। प्रेसिडेंट्स ऑफ जीसस। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 20 अगस्त। इसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा को उपाधि दिया था और अपने दूत के रूप में उन्हें तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। यहीं पर ब्रिस्टल ने 27 सितंबर 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में ही, भारत के बाहर ही वो मर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। आदि ब्रह्मचार्य समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे, और केशव चंद्र सेन की नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया रहा। केशव चंद्र सेन 1878 में केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का था वो फिर से विभाजन हो गया और वो अलग हो गया। गुट में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। मतलब ये हो गया था कि उसने अपनी बेटी का शादी कम एज में ही कर दिया था, तो फूट होना ही था, जो कि वो अध्यक्ष थे तब भी। आगे प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आगे है वेद समाज। केशव चंद्र
कि मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्री धारलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज का फिर आता है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कठियावाड़ में हुआ था। कठियावाड़, उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे। उन्होंने मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती 1874 में मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। 1874 में दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबल सत्यार्थ प्रकाश, जिसका रचना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिक चंद्र की बटिया में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो और भारतवासियों के लिए नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। आगे है आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की थी। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक जो पब्लिक स्कूल है उसकी स्थापना की गई। 1886 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गया था। 30 अक्टूबर 1883 को। आगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की थी। विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। फिर रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था। 1863 में। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में बेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल ऑफ में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खत्री के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई में पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्होंने मिसेज हॉल ऑफ महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश किया था। आगे आयरिश महिला जो मार्गरेट नोवेल थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्य बनी। उन्होंने भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना। सिस्टर निवेदिता। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी का स्वामी विवेकानंद को। आगे आपका दिया गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लवत्स्की और कर्नल अल्काउट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अडियार में इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने का वकालत किया। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों को प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नेबोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने
1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देववंत नामक स्थान पर किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी करना था। फिर आता है अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। कादियानी आंदोलन। अब यहाँ पे एक ही साथ सारा दिया गया है, मतलब धार्मिक सुधार जो आंदोलन चला हुआ था, जिसमें दिया गया है धर्म सभा 1830 में बंगाल में हुआ था। राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। सती प्रथा का समर्थन करता था ये। राधा स्वामी सत्संग 1861 में स्थापना हुआ आगरा में। शिवदयाल साहेब इसके संस्थापक थे। भारतीय सुधार संघ 1870 में हुआ कोलकाता में। केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन। रहनुमाई मजदयासन 1851 बम्बई में हुआ, जिसमें नौरोजी फुरदोंजी, एस बंगाली, जेवी चाचा इसके संस्थापक थे। रफ्त गोप्तर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। देव समाज 1887 लाहौर में हुआ था। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। सेवा सदन 1885 में बम्बई में हुआ था। बहरामजी मालावाड़ी इसके संस्थापक थे। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 में मद्रास में वीरेसालिंगम पांतालू इसके अध्यक्ष थे। सत्यशोधक समाज 1873 महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर था और ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी सार्वजनिक सामर्थ्य था। आगे है आपका भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बना, मुंबई में BR सिंधे इसका स्थापना किए थे। जस्टिस पार्टी 1916 से 17 में मद्रास में स्थापना हुआ था। CN मुदालियार, TM नायर, P त्यागराज इसके संस्थापक थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बम्बई में हुआ था। भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्षता कर रहे थे। हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में महात्मा गांधी संस्थापक थे। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 मद्रास में हुआ था। EV रामासामी ने किया था। वाईकोमा सत्याग्रह 1924 में केरल में TK माधवन, पेरियार रामास्वामी और N कुमारन ने किया था। आगे गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 केरल में K पिल्लई, AK गोपालन और V सुब्रमण्यम ने इसका स्थापना किया था। आगे सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में नियम जो 12वां के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। आगे विधवा पुनर्विवाह 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 15वां द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। विधवा पुनर्विवाह 1856। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। DK काड़वे पूना में विधवा आश्रम की स्थापना भी किए थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरेज विधवा होता है एसोसिएशन का स्थापना किया था। शिशु वध प्रतिबंध गवर्नर जनरल जॉन सोरे ने 1795 में बंगाल का जो नियम था 21वां एवं 1802 का नियम 45वें द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया। शिशु वध प्रतिबंध। आगे नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में इस एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ था, जो इंटरकास्ट मैरिज होता है। ईज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। ईज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पूछा जाता है। यह लेंसडॉन के समय में पारित हुआ था। लेंसडॉन। यह अधिनियम बहराम जी मालावाड़ी के प्रयासों से पारित हुआ था। फिर आता है शारदा एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1930 में हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून यानी शारदा एक्ट बना था। इससे लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। यह लॉर्ड इरविन का कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम में 1830 में। फिर आता है नरबली प्रतिबंध। नरबली प्रथा 1844 से 45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुआ था।
इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपवेल की नियुक्ति की गई थी। कैंपवेल, दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। फिर आगे जो एक्सरसाइज है 1857 का विद्रोह, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे यहाँ से है 3.5 नंबर एक्सरसाइज 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। जो मुख्य कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफल जो AR होता है का प्रयोग शुरू हो गया और इसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग किया जाता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34 NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग आदमी का नाम था और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। कब? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर का छावनी था जिसमें मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को मार दिया। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उन्हें फांसी दे दिया गया। किनको? मंगल पांडे को। अब यहाँ पे 1857 का क्रांति कहाँ पे हुआ था वो दिया गया है। वहाँ किनका नेतृत्व में था ये है। समय, विद्रोह में दमनकर्ता और समर्पण की तिथि, यानी उस दिन वो समाप्त हो गया वहाँ पे, तो वो दिया गया है। पहला है इसमें दिल्ली। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में और बख्त खां था। 11 मई 1857 निकल्सन हडसन अंग्रेज का था वहाँ पे वो, और 20 सितंबर 1857 को वो वहाँ पे ख़त्म हुआ। कानपुर का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नेता कौन थे। कानपुर से 57 का जो क्रांति था नेतृत्व कौन कर रहे थे तो वो याद रखिएगा। जैसे कानपुर का तात्या टोपे, नाना साहब। तात्या टोपे और नाना साहब। 5 जून 1857 को हुआ नील और कैंपबल। 6 दिसंबर 1857 को वो क्रांति बंद हुआ। आगे लखनऊ, बेगम हज़रत महल, विरचिस कादिर। कैंपबल कर रहा था, दमन करता था अंग्रेज़ का कैंपबल। 4 जून को शुरू हुआ और मार्च में ख़त्म हो गया 58 में। झांसी में कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ग्वालियर में तात्या टोपे। दोनों जगह था जनरल ह्यूरोज। जून 1857 में शुरू हुआ, अप्रैल 1858 तक चला, पूरे लगभग 1 साल तक चला था यहाँ पे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर थे वहाँ पे। 12 जून को शुरू हुआ था, दिसंबर 58 तक चला था, काफ़ी लंबा चला था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील दमन करता थे। जून 1857 से लेकर 1858 तक चला। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील ही थे। जून 57 से लेकर 58 तक चला। बरेली खान बहादुर खां, ये हडसन दमन करता था। जून 57 से लेकर 58 तक चला। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि स्थान और नेता कौन कौन थे, वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त खां। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब। लखनऊ में बेगम हज़रत महल और वीरजिस कादिर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली का खान बहादुर खान। अब क्रांति का प्रसार दिया गया है। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 NI और LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर लिया कि इस दल का नेता कौन रहेगा, तो मुगल शासक बहादुर शाह रहेगा।
विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा था। मुख्य तथ्य दिया गया है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पामरस्टन थे। विस्कॉट पामरस्टन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का गवर्नर जनरल 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी के बाद वो वायसराय बन गया था, तो ये अंतिम ही गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की महारानी उस टाइम विक्टोरिया थी। तात्या टोपे को उनकी जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। उसके बाद उन्हें 10 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1859 को। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया था। अलग अलग जगहों पे एक बार नाम रिपीट कर लेते हैं। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप शाह और वीर सिंह ने विद्रोह किया था। क्रांति के विफलता का कुछ मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना। वी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? वी.डी. सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, 1908 ईस्वी में। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। द ग्रेट रिवेलियन ये बुक था अशोक मेहता का, उन्होंने इसमें इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857, ठीक ना, लिखा। इसे 1857 की संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। W.H. रसल। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टेनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। वायसराय की उपाधि, गवर्नर जो था पहले गवर्नर जनरल, वो वायसराय बन गया, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 वाला। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो है, पहले 5:1 था, उसको 2:1 कर दिया गया। मतलब पहले भारतीय सैनिक काफ़ी अधिक थे, 5 थे और ये 1 था, लेकिन अब क्या कर दिया, 2:1 कर दिया गया। अब यहाँ भारतीय आंदोलन के कुछ चरण दिए गए हैं, तो 3 चरण दिया गया। पहला चरण हुआ 1885 से लेकर 1905। 1885 जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। फिर आगे है बंगाल विभाजन 1905 से लेकर 1919, और तृतीय चरण है 1919 से लेकर आज़ादी तक का 1947। तो इसमें पहला चरण दिया गया है 1885 से लेकर 1905 तक, राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। तो पहले इसमें कांग्रेस का स्थापना ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। 1885 28 दिसंबर था। 28 दिसंबर। आगे इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम द्वारा। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गवालिया टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। किस स्कूल में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। इस अधिवेशन में 72 सदस्य हिस्सा लिए थे। इसी सम्मेलन में दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ। A.O. ह्यूम ने हेल्प किया था। या कुछ लोगों को ये लगता है कि A.O. ह्यूम जो था वो अच्छा आदमी था और वो ये सोच के ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं था।
उस टाइम क्या था कि जैसे कोई भारतीय का मांग होता था तो वो हर जगह लोग मांग करते, तो विद्रोह हो जाता था। तो उसने सोचा कि सबको शांत करना मुश्किल है, इससे अच्छा होता है कि एक कोई ग्रुप बना देते हैं और उसको शांत कर देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो ग्रुप बनाया था, क्योंकि आप एक आदमी को शांत कर सकते हो। तो क्योंकि अब 10 मांग होगा तो एक का मांग पूरा कर देंगे, 5 नहीं भी होगा तब भी शांत हो जाएगा। तो इसीलिए वो किया गया था, ठीक ना, लेकिन निगेटिव पड़ गया। आगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ, 1886 में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। यानी कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित वक्तव्य, जैसे कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, मतलब कैसे इसको आसानी से मैं इसे ख़त्म कर सकूं, मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि एक बार हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज तो यही सोच के ही किया ही था कि मान लीजिए साल में पूरा शहर में, पूरा देश में 100 मांग होगा, उसमें से अगर हम 10 ही मांग पूरा कर देंगे तो हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो और वही हो भी रहा था, तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। आगे है लाला लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन दिन दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो 3 दिन का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है। कांग्रेस याचिका मतलब हमको दे दो, मतलब भीख मांगने वाली एक टाइप से संस्था है। आगे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अब यहाँ पे अन्य तथ्य दिया गया है। एक मतलब हालांकि मैं कहीं देखा हुआ था, कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, अपने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बहुत महंगे वकील थे। उस टाइम में इनका फ़ी एक दिन का 4000 से 5000 होता था, ठीक ना। और एक चीज़ पता है, उतना टाइम मतलब उतना रुपया कोई दूसरा आदमी कोई पेड नहीं कर सकता था, भारत में सब गरीब था। वो अंग्रेज़ों का केस लड़ते थे, तो काफ़ी निगेटिव चीज़ था ये। खैर आप लोग कहोगे ये सर नेतागिरी से प्रेरित है, इसीलिए कुछ नहीं कहना इसमें। चलिए आगे आइए पढ़िए। कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का जनक कौन हो गए? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम 1912 में ये कहा गया जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई, और उसी टाइम वो बेचारा मर भी गया। नरमपंथी नेता दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो मुंबई में गोकुलदास यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ पे 1885 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, मद्रास 1887। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद 1888 में। प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया गया, यह कदम्बनी गोंगली। कदम्बनी गोंगली, कोलकाता। अच्छा, ये 1890 का अधिवेशन था। कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। सबसे ज़्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहा, 1940 से 45 तक, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, जे.वी. कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद 1858। विलियम वेडरनर्ड जो अंग्रेज कुछ अध्यक्ष बने वो 1889 में बम्बई वाले में। इलाहाबाद वाले में 1910 में यही विलियम वेडरनर्ड। अल्फ्रेड वेब, ये मद्रास 1854 का सम्मेलन हुआ था उसमें। हेनरी कॉटन 1904 में बम्बई अधिवेशन में। कांग्रेस का कुछ प्रमुख अधिवेशन है जिसमें दिया गया पहला बनारस अधिवेशन 1905। अध्यक्ष उस टाइम में थे गोपाल कृष्ण गोखले। कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार
सत्याग्रह अपनाने का विचार किया था। सत्याग्रह अपनाने का विचार लाला लाजपत राय ने पहली बार कब किया? 1905 ईस्वी में ही किया। उसके बाद होता है कोलकाता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। दादा भाई नेहरूजी, नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद हो गया। नरमपंथी रासबिहारी घोष एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नेहरूजी को अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब अलग अलग बात हो रहा था। अब है सूरत अधिवेशन 1907 वाला। सूरत अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेद के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। कब? 1907 में। 1907 गरम दल और नरम दल बच गया। फिर आता है लखनऊ अधिवेशन 1916, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थी वो अध्यक्ष बनी। अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हो गया। जो गरम दल नरम दल वो तो हो ही गया, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया, मतलब पूरा यूनाइट हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के टाइम में। फिर आता है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ये 1931 में कहा गया था। फिर आता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। पहले सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, फिर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। महात्मा गांधी के कहने पे ही राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि चुनाव जीते हुए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक। अब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन दिया गया है, तो इसको याद करना ही पड़ता है, तो याद कीजिएगा ठीक से, ठीक है ना। पढ़ते हैं। पहला मतलब यहाँ से दिया गया। पहला अधिवेशन हुआ 1885 में WC बनर्जी के टाइम में बम्बई में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा, ये ईस्वी तो इंग्लैंड से ही है, तो दूसरा दादा भाई नेहरूजी कोलकाता अधिवेशन। डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। तीसरा बदरुद्दीन तैयब मद्रास। पहला ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। फिर आते हैं पाँचवा सम्मेलन जो बम्बई में हुआ था 1889 में, विलियम बेडनल्ट। छठा सम्मेलन फिरोज शाह मेहता कर रहे थे कोलकाता में। अब ये छठा सतवां छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए। 1891 का नागपुर अधिवेशन था, पी आनंद चार्लू। 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन, WC बनर्जी। 1893 का लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नेहरूजी। 1894 अल्फ्रेड वेब बने थे, मद्रास सम्मेलन जो था उसमें। 1895 पूना का सम्मेलन हुआ था, पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1996 का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन था। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। 1897 का अमरावती जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी शंकरन। 1898 का मद्रास अधिवेशन, आनंद मोहन बोस। 1899 का लखनऊ अधिवेशन, रमेश चंद्र दत्त। 1900 का लाहौर अधिवेशन, NG चंद्रावरकर। 1901 में कोलकाता अधिवेशन, दीनसा इवाचा। 1902 का अहमदाबाद अधिवेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1903 मद्रास अधिवेशन, मद्रास, लाल मोहन घोष। 1904 का बम्बई अधिवेशन, सर हेनरी काटन। 1905 का वाराणसी अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कोलकाता अधिवेशन, दादा भाई नेहरूजी के टाइम में हुआ था। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1906। 1907 का अधिवेशन सूरत वाला भी पढ़े थे कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल नरम दल में। रासबिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। 1908 में भी मद्रास में सम्मेलन था, रासबिहारी घोष ही कर रहे थे। अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन में मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था।
आगे है 1909 का लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय। 1930 इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम वेडरवर्थ कर रहे थे, दूसरी बार ये। 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन था, विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, विशन नारायण धर। 1912 बांकीपुर अधिवेशन था, आर एन मुधोलकर। 1913 का कराची अधिवेशन, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। फिर 1914 का आता है मद्रास अधिवेशन, इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे, भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1915 का बम्बई अधिवेशन, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस में हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता था और लखनऊ भी समझौता, यानी सब मिल गया था। 1917 का कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1918 का सैयद हसन इमाम बम्बई सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। 1918 दिल्ली अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता कर रहे थे। 1909 अमृतसर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे थे, लाला लाजपत राय। 1920 नागपुर में हो रहा था, इसमें असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसके सी वी राघवाचारी अध्यक्षता कर रहे थे। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, हकीम अहमद खां जो कि कार्यवाहक थे और CR दास उस टाइम जेल में थे, अध्यक्षता किए थे। 1922 गया अधिवेशन था, CR दास अध्यक्षता किए थे दोबारा। 1923 काकीनाडा बंगाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल अली कर रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली। 1923 का अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, 35 वर्ष के, फिर वो 40 से 45 तक भी रहे ये अबुल कलाम आज़ाद। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। आगे 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनना आवश्यक है। 1923 का मद्रास अधिवेशन, MA अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस ने पूरे स्वराज को लक्ष्य बनाया था। 1928 का कोलकाता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। 1931 का कराची अधिवेशन, गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिला था, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। 1932 में दिल्ली अधिवेशन, अमृत रणछोड़ दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1934 में बम्बई अधिवेशन, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे, बम्बई अधिवेशन। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। 1937 ये 50वां अधिवेशन था, गांव में संपन्न हुआ था, फैज़पुर में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1938 का और 1939 दोनों चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीते हुए थे। 1938 में किए, हरिपुर गुजरात में हुआ था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। फिर 1939 में दोनों मिलकर किए। बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, त्रिपुरी अधिवेशन था। 1940 से 45 पूरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। रामगढ़ अधिवेशन, क्योंकि इस बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि वो आज़ादी का दौर चल रहा था। फिर 1946 में आज़ादी के टाइम वो JV कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 1948 में जयपुर में इसका आरंभ वंदे भारत और राष्ट्रगान से हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया ये वही है जिनको सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में हराया था 1938 कांग्रेस अधिवेशन वाले में, पट्टाभी सीतारामैया को। इसके आगे है कुछ प्रमुख संगठन जिसके संस्थापक का नाम दिया गया है। स्थापना कहाँ हुआ, वर्ष भी याद रखना है, स्थापना का नाम भी याद रखना है। स्थान हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिया गया होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन 1843 में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी राजेंद्र प्रसाद और राधाकांत देव के द्वारा 1851। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा
1866 में। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे 1867 में, 1867। नेशनल इंडिया एसोसिएशन मेरी कॉर्पेंटर 1867। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस 1876। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883। मद्रास महाजन सभा ये वी राघवचारी और एस अय्यर एवं पी आनंद चार्लू 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, फिरोज शाह मेहता और तेलंग तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी पढ़े थे, एओ ह्यूम 1885 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में, 1905। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 में, 1916। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर की वो स्थापना किए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी MN राय 1920 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अवध किसान सभा रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर ने किया 1920 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस संस्थापक थे MN जोशी, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू और CR दास इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ KP हेडगेवर 1925 में स्थापना किए थे। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां 1929 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण किए थे 1934 में। प्रगतिशील लेखक संघ प्रेमचंद्र 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा NG राणा व सहजानंद 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। अगर रेडिकल डेमोक्रेटिक दल MN राय 1940। क्रांतिकारी समाजवादी दल SN टैगोर सोमेंद्र टैगोर 1942। अब राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, ये 1905 से लेकर 1919।